नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां बैरिया विधानसभा में एडीआरएम निर्भय नारायण सिंह की सक्रियता में आई तेजी। आगे बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां खुर्जा में हुए ट्रिपल मर्डर के आरोपियों से पुलिस की हुई मुठभेड़। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। यूपी के बैरिया विधानसभा सीट पर इन दिनों रेलवे में एडीआरएम के पद पर तैनात निर्भय नारायण सिंह की चर्चा जोरों पर है। निर्भय नारायण सिंह जब भी अपने पैतृक गांव आते हैं तो उनका समय आराम के बजाय जनसंपर्क और क्षेत्र की समस्याओं को समझने में बीतता है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष केवल समस्याओं को गिनाने की राजनीति करता है, लेकिन उन समस्याओं का स्थायी समाधान कैसे हो, इस पर उनके पास कोई ठोस विजन या चर्चा नहीं है। इन दिनों लगातार देखा गया है कि आप पिछले कई वर्षों से जो है लगातार आप क्षेत्र में निरंतर मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और आप एक अधिकारी के तौर पर भी एक शानदार आपका कार्यकाल रहा और अभी भी है। किस तरह से अपने क्षेत्र में बैरिया विधानसभा के विकास को देखते हैं और क्या आपका एजेंडा है, किन एजेंडों के साथ आप लोगों के बीच डोर टू डोर जा रहे हैं? देखिए, मैं इस बैरिया क्षेत्र में विगत 4 वर्षों से भ्रमण करके धरातल पे कहाँ पे क्या समस्याएं हैं, उस सारी समस्याओं को मैं समझने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समस्याओं का अस्थायी समाधान होना चाहिए। सिर्फ बात करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और हमारे भ्रमण के बाद जो निष्कर्ष निकला उसमें 3 प्रमुख समस्या हमारे क्षेत्र की है, जिसमें शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव है। दूसरी समस्या है कि बीमारियां जो होती हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारा बैरिया क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। आकस्मिक बीमारी जिसमें ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक और ट्रॉमा सेंटर में जो केसेज आते हैं, उसके लिए यहाँ पे प्राथमिक उपचार या इनिशियल उपचार की व्यवस्था नहीं है। उसमें हमको काम करने की जरूरत है। और तीसरा जो प्रमुख समस्या, बाढ़ और कटान। बाढ़ और कटान से हर साल हजारों लोग प्रभावित होते हैं। हमारे समझ से सबसे जरूरत है कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया जाए। सरकार हालांकि बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में और हम उसको बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारा सोनबरसा हॉस्पिटल है या कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस पे मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आकस्मिक बीमारियों का इलाज तुरंत हो सके, उसके लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिसिन की तत्काल जरूरत है। दूसरा जो है, जागरूकता के लिए हम लोगों के मन में ये बात बैठ गया है कि स्कूल में सिर्फ टीचर को पढ़ाना और स्कूल को पढ़ाना ही जिम्मेदारी है। मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे के जीवन में सफलता के लिए स्कूल और अध्यापक के अलावा छात्र और छात्राएं जो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी भी महती जिम्मेदारी है कि वो कैसे पढ़ें। और उससे बड़ी जिम्मेदारी है अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे कितना ध्यान देते हैं, कितना उनको प्रोत्साहित करते हैं, कितना उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, कितना अनुशासन में रखते हैं। तो शिक्षा के प्रति अभिभावक, छात्र और अध्यापक, जब तक तीनों लोग मिल करके अपना अपना रोल सही तरीके से अदा नहीं करेंगे, तब तक बच्चा सफल नहीं हो सकता है। तो शिक्षा में जागरूकता का अभाव है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए नहीं, बाढ़ की समस्या हमारे क्षेत्र में सबसे प्रमुख नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे प्रमुख समस्या हमारे युवाओं के हाथ में रोजगार का अभाव है, और उसका मूल कारण है कि शिक्षा के प्रति हम जागरूक कम हैं। और जब पढ़ने की उम्र है, उस समय हम लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जब उम्र बीत जा रही है तो हमारे पास जीविका के लिए कोई साधन नहीं होने की वजह से पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में जाकर के मेहनत मजदूरी करना पड़ रहा है। तो मेरा मानना है कि शिक्षा के स्तर को सुधार करके, लोगों को जागरूक करके, अगर हर गांव से, हर घर से लोग पढ़ लिख करके अच्छे पदों पे जाएंगे, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। बाढ़ और कटान से हमारा एक एरिया है जहाँ पे प्रभाव है, जो गंगा जी के दक्षिण साइड में और सरजू जी के उत्तर साइड के, रेलवे लाइन जो हमारा सांतवा, रेवती, सुरेमनपुर जो जाता है, उसके उत्तर साइड के जो गाँव है वो प्रभावित है। उन गाँवों में भी बाढ़ के अस्थायी समाधान की जरूरत है। लगातार विपक्ष के जो लोग हैं,
शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं और लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसमें महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार है, तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर हावी है विपक्ष। इस दौरान अगर आपको जनता इस दौरान मौका देती है, नेतृत्व आपको करते हैं, तो इन सभी मुद्दों को लेकर आपके पास कोई प्लान ठोस है जिससे आप सभी चीजों का आप पटरी पर ला सकें? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं देता हूँ, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है और स्पेशली पूर्वांचल के और बलिया जिला का दुर्भाग्य है कि हम सभी लोग सिर्फ समस्याओं को गिनाते हैं। समस्याओं के समाधान कैसे होगा उस पर स्वस्थ चर्चा नहीं होती है। मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं का स्थायी समाधान करना है, तो सभी राजनीतिक दल के व्यक्ति बैठ करके हम लोग इस पे चर्चा करें कि अगर बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, और जब रोजगार, शिक्षा की जागरूकता का अभाव है या शिक्षा का खराब स्तर है, अगर उसके चलते रोजगार नहीं मिल रहा है, हम सभी राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति और समाज के हर जागरूक इंसान का दायित्व है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। शिक्षा का स्तर जैसे सुधरेगा, लोग जैसे शिक्षित अच्छे होंगे, नौकरी मिलेगी और आपके समस्याओं का समाधान होगा। समस्या गिना देना बहुत आसान काम होता है, समस्याओं का निदान कैसे होगा उस पे मंथन करना, उस पे आगे बढ़ना, उसके लिए नीति निर्धारण करना, उसको धरातल पे उतारना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। समस्या गिनाना एक बहुत आसान काम होता है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की कार्यवाही में 50-50 हजार रुपए की इनामी आरोपी रिंकू सैनी और भारत सैनी घायल हो गए। दोनों आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर डीबीआर की बरामदगी के लिए गई थी, तभी मुंडाखेड़ा नहर के पास ये मुठभेड़ हुई। ये दोनों आरोपी जिम में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई ट्रिपल मर्डर की घटना में शामिल बताए जा रहे हैं। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अवैध पिस्टल, एक तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस और एक डीबीआर भी बरामद किया है। खुर्जा नगर पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में ये मुठभेड़ हुई है। आज दिनांक 28 अप्रैल 2026 की रात्रि में थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा दो 50-50 हजार के नामी अभियुक्त भारत सैनी और रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के द्वारा दिनांक 25/26 की रात्रि में थाना खुर्जा नगर में मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्तों की निशानदेही पर मर्डर के घटना स्थल का डीवीआर एवं अवैध असला बरामद करने के लिए इनको मुंडाखेड़ा नहर पर लेकर पहुंचा गया, जहां पर इनके द्वारा उसी अवैध असले से पुलिस पर हमलावर हुआ गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्यवाही में इन लोगों के गोली लगी है। इन लोगों को, अभियुक्तों को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है। इन अभियुक्तों के पास से मर्डर के घटना स्थल का डीवीआर, एक अवैध पिस्टल, एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में पुलिस विशेष अभियान के तहत शहर में लगातार पैदल गश्त कर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त कर रही है। विशेष रूप से सुभाष बाजार में लगने वाले साप्ताहिक बाजार के दौरान जाम की समस्या को देखते हुए पुलिस ने दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाने और फुटपाथ खाली रखने को कहा है। अपर पुलिस अधीक्षक ने दुकानदारों से अपील की है कि वे अपनी दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और कैमरों का डायरेक्शन सड़क की तरफ ठीक रखें ताकि अपराध पर नजर रखी जा सके। इसी दौरान वाहन चेकिंग अभियान की भी चलाया गया। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और बिना हेलमेट के बाइक सवारों के चालान काटे गए। पुलिस ने चेतावनी दी कि जिन वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं है उनके खिलाफ सीज करने की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने कार्यवाही बाजार में व्यवस्था सुधारने के लिए की। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सुशील कुमार टिबड़ेवाल ने सड़क हादसे में पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान किया। सिंदुरिया थाना क्षेत्र के बलुईधुस के पास 23 अप्रैल को हुए भीषण सड़क हादसे में नौशाद, उनकी पत्नी और 3 वर्षीय मासूम बेटे की मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया। पूर्व मंत्री सुशील कुमार टिबड़ेवाल मृतक के पैतृक आवास भारतखंड पकड़ी पहुंचे और शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान माहौल अत्यंत गमगीन रहा। पूर्व मंत्री ने पीड़ित परिवार को 10,000 रुपये की नकद सहायता प्रदान की और आश्वासन दिया कि वह इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं तथा
आगे भी हर संभव सरकारी और व्यक्तिगत मदद दिलाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव, हीरालाल जख्मी, अमरनाथ यादव, जाफर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज नगर निगम द्वारा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत फाफामऊ गंगा घाट पर द्वितीय विद्युत शवदाह का भव्य लोकार्पण आज महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। ये परियोजना न केवल फाफामऊ बल्कि पूरे प्रयागराज क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक, पर्यावरण अनुकूल और समयबद्ध होगी, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी और गंगा की स्वच्छता को भी मजबूती मिलेगी। अब लोगों को अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आधुनिक तकनीक से लैस ये सुविधा समय और संसाधनों दोनों की बचत करेगी। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त अरविंद राय, मुख्य अभियंता संजय कटियार, अधिशासी अभियंता आर.के. लाल, जे. दीपक कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही क्षेत्रीय पार्षद निशा गुप्ता, पार्षद पति श्याम गुप्ता, पार्षद सुरेंद्र यादव ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। देखिए, ये फाफामऊ का जो गंगा का तट घाट है, हम सब लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे परिवार के लोग यहाँ पर शव गाड़ करके चले जाते थे और जब बरसात होती थी, बरसात में वो शव बाहर निकल आते थे और एक बीभत्स स्वरूप दिखाई पड़ता था। आज उसी समस्या का समाधान करने के लिए नगर निगम प्रयागराज ने अभी 2 साल पहले एक नया सौदागरा, इलेक्ट्रॉनिक सौदागरा यूनिट लगाने का काम किया था और निरंतर यहाँ की भीड़ देखते हुए लोग 4-4 घंटे इंतजार करते थे। यहाँ पर एक और यूनिट की मांग थी, तो आज नगर निगम प्रयागराज ने एक नया सौदागरा यूनिट पुनः लगाने का काम किया है, उसी का आज लोकार्पण किया है। और इस दोनों यूनिट के शुभारंभ होने से मैं समझता हूँ गंगा पार के इन क्षेत्रों के सामान्य नागरिकों को बहुत बड़ी सुविधा प्रदान होगी। अब उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब उनको शवों को गाड़ना नहीं पड़ेगा। वो इलेक्ट्रिक विद्युत सौदागरा में उनकी अंत्येष्टि करके उनको भी एक आदर पूर्वक उन शवों का अंत्येष्टि होने का काम होगा और इस क्षेत्र के नागरिकों को बड़ी सुविधा मिलने का काम होगा। तो नगर निगम प्रयागराज निरंतर अपने प्रयागराज की जनता की बुनियादी समस्याओं के साथ साथ इस प्रकार की भी समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उसी दिशा में आज हम लोगों ने हमारे माननीय पार्षद लोगों के साथ में, नगर निगम के अधिकारियों के साथ में इलेक्ट्रिक विद्युत सौदागरा का लोकार्पण करने का काम किया है। यह विद्युत सौदागरा प्रयागराज की जनता को समर्पित है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।